हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जे शेट्टी जो एक लाइफ कोच, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक फॉर्मर मंक हैं, उनकी बुक थिंक लाइक अ मंक की समरी देखेंगे। क्या आपको एक मंकी माइंड और एक मंक माइंड में डिफरेंस पता है? मंकी माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है जबकि मंक माइंड डिसिप्लिन्ड होता है। मंकी माइंड कंप्लेन, कंपेयर और क्रिटिसाइज करता है जबकि मंक माइंड केयरिंग और कोलैबोरेटिव होता है। मंकी माइंड ओवरथिंक करता है और चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करता है जबकि मंक माइंड चीज़ों को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेता है। मंकी माइंड टेम्पररी फिक्सेस फाइंड करता है जबकि मंक माइंड जेन्युइन सॉल्यूशंस ढूंढता है। इस बुक से हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स देखेंगे जिनको अपनी लाइफ में अप्लाई करके हम भी मंक्स की तरह डिस्ट्रैक्शन मैनेज करने में, पेन और एंजाइटी से डील करने में और अपनी लाइफ में ट्रू पर्पस को ढूंढने और लाइफ को मीनिंगफुल बनाने में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। जे शेट्टी की ग्रेजुएशन के दौरान उनके मेंटोर गोरंगा दास उनके कॉलेज में सेल्फलेस सर्विस पर स्पीच देने आए थे। उनकी स्पीच ने जे शेट्टी को डीपली इम्पैक्ट किया और अपनी ग्रेजुएशन के बाद जे ने मुंबई के एक आश्रम में मंक लाइफ को एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया। अपनी मंक लाइफ का फर्स्ट लेसन जे ये सीखते हैं कि हमें अपनी ट्रू आइडेंटिटी को फाइंड करना चाहिए। सीनियर मंक जे को एक मिरर के पास ले जाते हैं जिसमें धूल जमी होती है और जे को अपनी इमेज ठीक से नजर नहीं आती। तब सीनियर मंक उनसे कहते हैं कि तुम्हारी आइडेंटिटी एक मिरर की तरह है जो धूल से ढकी है। हम अपनी डेली लाइफ में जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं या जिस तरह के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वही हमारी वैल्यूज़ को मैसिवली इन्फ्लुएंस करती है। हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी करते हैं वो ज़्यादातर दूसरों के नज़र में खुद को अच्छा साबित करने के लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी को एडमायर करते हैं और वो कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो उसे इम्प्रेस करने के लिए हम भी मनी चेज करने के बारे में सोचते हैं। इस तरह हमारी आउटर माइंड के डिस्ट्रैक्शंस ही हमारी वैल्यूज़ फॉर्म करने लगते हैं। तो अपनी आइडेंटिटी से उस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की धूल को हटाने के लिए हम ये कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। पहला है किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व होना जो हमारे लिए मीनिंगफुल हो, जैसे कोई यूजफुल स्किल सीखना या कोई हॉबी जैसे पेंटिंग या कुछ और दूसरा, अपने फ्यूचर गोल को देखिए और ये सोचिए कि क्या ये सच में मेरी चॉइस है या ये सिर्फ दूसरों के प्रोस्पेक्टिव से इन्फ्लुएंस्ड है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ का लगभग 11 साल का वक्त सिर्फ सोशल मीडिया पर बिता देते हैं, 33 साल बेड पर और लगभग 7 साल सिर्फ सोने की कोशिश करने में बीतते हैं। तो जब भी आप अपना फ्री टाइम स्पेंड करने का सोचें तो ये सोचें कि मैं जो बनना चाहता हूँ, क्या ये करने से मैं अपने गोल के करीब जा रहा हूँ या उससे दूर। ऐसा करने से आप अपनी चॉइसेस के प्रति और कॉन्शियस हो जाते हैं। इस बुक के नेक्स्ट लेसन में हम अनवांटेड इमोशंस को फिल्टर करना सीखेंगे। एक ह्यूमन बीइंग की 3 कोर इमोशनल नीड्स होती हैं। पहला पीस, दूसरा लव और तीसरा अंडरस्टैंडिंग। जब इन तीनों इमोशंस पर किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो हम निगेटिव फील करने लगते हैं। ये फील करना कि बुरी चीज़ें होने वाली हैं लॉस ऑफ पीस को इंडिकेट करता है। ये फील करना कि हम किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं लॉस ऑफ लव है। और डिसरिस्पेक्टेड फील करने का डर लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया है कि हमारे सर्कल के लोगों के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज़ अलाइन करते हैं। अगर आप निगेटिव लोगों से सराउंडेड हैं तो आप निगेटिव ही फील करेंगे। इस बुक में जे ने 7 टाइप के निगेटिव लोगों के बारे में बताया है। पहला है कंप्लेनर्स, जो हमेशा ये कहते हैं कि मेरे साथ ये सही नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा है कैंसलर्स, ये वो लोग होते हैं जिनको अगर आप ये बोलें कि आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो तो वो ये बोलेंगे मतलब मैं हमेशा अच्छा नहीं लगता हूँ। तीसरे होते हैं क्रिटिक्स, जो हमेशा दूसरों को जज करते रहते हैं। चौथे होते हैं कमांडर्स, जो हमेशा दूसरों को ऑर्डर्स देते रहते हैं। पांचवें हैं कंपेटिटर्स, जो हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। छठवें हैं कैजुअलिटीज़, जो अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। और सातवें हैं कंट्रोलर्स, जो हर किसी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब निगेटिव लोगों को पूरी तरह अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना तो इम्पॉसिबल है। इसके लिए जे शेट्टी ने कुछ मेथड सजेस्ट किए हैं। पहला है 75-25 रूल। इसका मतलब एक निगेटिव व्यक्ति के कारण जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसे कंपनसेट करने के लिए 3 पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत पड़ती है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम अपना 75% टाइम पॉजिटिव लोगों के साथ बिताते हैं
और 25% टाइम निगेटिव लोगों के साथ बिताते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी पॉजिटिविटी डोमिनेंट रहती है और हम निगेटिविटी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। दूसरा है चॉइस टू रिस्पॉन्ड। हम फियर, एंगर, एनवी, ईगो जैसे निगेटिव इमोशंस को पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन उनके प्रति अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं और ये 3 स्टेप्स में हो सकता है। पहला है स्पॉट, दूसरा है स्टॉप एंड तीसरा है स्वैप। स्पॉट का मतलब है अपनी निगेटिव इमोशंस को आइडेंटिफाई करना। स्टॉप का मतलब है रुक कर ये सोचना कि हम ये क्यों फील कर रहे हैं। और तीसरा स्टेप है स्वैप, यानी उस निगेटिव इमोशन को ग्रेटिट्यूड या दूसरी किसी पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना। इस बुक का नेक्स्ट लेसन है नो योर इंटेंशंस। एक बार सीनियर मंक जे के साथ कुछ और मंक्स को एक दूसरी जगह ले गए जहां उन्होंने उन्हें कई ग्रेट मंक से मिलाया। उनमें से एक मंक को सारे स्क्रिप्चर्स के सभी श्लोक याद थे। ये सुनते ही जे भी ये बोले कि काश मैं भी ये कर पाता। तब सीनियर मंक ने उनसे पूछा कि क्या तुम यह सिर्फ इसलिए करना चाहते हो क्योंकि ये तुम्हें बहुत फैसिनेटिंग लगता है, या फिर इसलिए कि तुम ये सीखना चाहते हो? इसके पीछे तुम्हारा इंटेंशन क्या है? हमारी लाइफ में सारे एक्शंस के लिए फियर, डिज़ायर, ड्यूटी और लव में से एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। फियर की वजह से हम जो चीज़ें करते हैं वो ज़्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं होती। डिज़ायर के अंदर एडवेंचर, प्लेजर और सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आती हैं। कई बार हम सक्सेस को हैप्पीनेस से कंफ्यूज करते हैं। ये एक इल्यूजन है। कई बार हम अपनी हैप्पीनेस को अचीवमेंट से भी जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ जे के लिए स्क्रिप्चर्स के श्लोक याद करना, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे एक मस्क डियर होता है और उसे बहुत अच्छी खुशबू आती है और वो पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि वो खुशबू उसी के अंदर से आ रही होती है। उसी तरह हैप्पीनेस भी हमारे अंदर ही होती है और हम इसे मनी, फेम जैसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ढूंढते रहते हैं। इस बुक का नेक्स्ट लेसन है फाइंड योर पर्पस, यानी अपना धर्म फाइंड करना। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है। जब हम अपने नेचुरल टैलेंट को पैशनेटली इस तरह यूज़ करते हैं जिससे दूसरों की लाइफ भी किसी न किसी तरह पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो सके, तो यही हमारा धर्म होता है। धर्म को हम एक्सपर्टीज, पैशन और सर्विस का कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। जब हम अपना धर्म फाइंड कर लेते हैं तो हमें हमारा पर्पस भी मिल जाता है। इस बुक का नेक्स्ट लेसन है बिल्ड योर रूटीन बिकॉज टाइम हैज़ मेमोरी एंड लोकेशन हैज़ एनर्जी। सुबह जल्दी उठना सक्सेसफुल लोगों की कॉमन हैबिट्स में से एक है। अपने दिन की शुरुआत थोड़ा जल्दी करने से हमें दिन भर के कामों को पूरा करने की जल्दबाजी नहीं होती और हमारा दिन भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बीतता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लें तो हमारा माइंड उस काम को उस वक्त ज़्यादा फोकस के साथ कर पाता है, जैसे सुबह उठने के बाद मॉर्निंग वॉक के लिए जाना या एक्सरसाइज करना। वैसे ही रात को सोने से 1 घंटे पहले अगर हम स्क्रीन डिवाइसेस को अवॉइड करें और अगले दिन को प्लान करके सोएं तो इससे नींद भी अच्छी आती है और दूसरे दिन उतना रश भी नहीं होता। लोकेशन हैज़ एनर्जी से मतलब है अगर हम किसी पर्टिकुलर टास्क को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर ही करते हैं तो भी हम ज़्यादा फोकस्ड रह पाते हैं, जैसे लाइब्रेरी में पढ़ाई करना या घर में अपने स्टडी टेबल पर। इस बुक का नेक्स्ट लेसन है फाइंड योर फियर। आश्रम में एक दिन जे के मेंटोर गुरंगा दास अपने सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अपनी लाइफ का सबसे बुरा डर याद करो। तब जे को याद आता है कि बचपन में वो एग्जाम से कितना डरते थे। जब उन्होंने उस डर का रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश की तो उन्हें समझ आया कि वो इसलिए डरते थे कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मेरे पेरेंट्स खुश नहीं होंगे, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जे ने अपनी इस बुक में लिखा है कि अगर हम अपने फियर को फेस करने की बजाय उसे अवॉइड करते हैं तो हमें उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस से सीखना पड़ता है। जे ने अपने डर को मैनेज करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखी। किसी स्टेज परफॉर्मेंस के टाइम या प्रेजेंटेशन देते वक्त या फिर जॉब इंटरव्यू के समय जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारी हार्ट बीट और ब्रीदिंग बढ़ जाती है। ऐसे में स्लोली इनहेल और एक्सहेल करके डीप ब्रीदिंग से हम अपने फियर को बहुत हद तक ओवरकम कर सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि डीप ब्रीदिंग से हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है, जिससे पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स स्टिमुलेट हो जाता है और हम रिलैक्स फील करते हैं और अपने फियर को फेस करके हम स्ट्रॉन्गर ही होते हैं। इस बुक का अगला लेसन है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। एक रिसर्च में लोगों के 2 ग्रुप्स बनाए गए और एक ग्रुप से कहा गया कि उन सभी चीज़ों के बारे में लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और दूसरे ग्रुप से कहा गया कि उन चीज़ों के बारे में लिखिए जिससे आप परेशान हैं या आपको लगता है कि आप वो डिज़र्व नहीं करते। रिसर्च में ये सामने आया कि ग्रेटफुल ग्रुप का स्ट्रेस लेवल दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन बहुत कम था। ग्रेटिट्यूड को हम एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं।
आप जब भी खाना खाते हैं तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो खाना आपकी प्लेट में है उसके लिए कितने लोगों ने काम किया है? वो किसान जिसने बीज बोया, क्रॉप को ग्रो करने के लिए एसेंशियल खाद पानी डाला, फसल को काटा, वो दुकानदार जिसने उस अनाज को बेचने के लिए अपनी दुकान पर रखा, जिन्होंने उसे खरीदा और फिर जिन्होंने उसे पकाया। इस पूरे प्रोसेस के बारे में सोचिए। आपने उस खाने के लिए जो भी मनी पे की है वो उसकी कॉस्ट है, लेकिन जब आप उस खाने के खेत से अपनी प्लेट तक पहुंचने के प्रोसेस को समझकर उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं तो आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू समझ में आती है। ग्रेटिट्यूड से निगेटिव थॉट पैटर्न्स को पॉजिटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। ये समझना कि हमारे आसपास बहुत कुछ है जो हमें बिना मांगे मिला है, जिससे हमारी लाइफ अच्छे से बीत रही है, यही ग्रेटिट्यूड है। एक फेमस ऑथर मेलोडी बेटी कहती हैं कि ग्रेटिट्यूड से हमारी लाइफ की हर कमी प्रॉस्पेरिटी में बदल जाती है। तो हमें अपनी लाइफ की छोटी से छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। थिंक लाइक अ मंक से ये सारे लेसन्स हमें सीखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको ये बुक समरी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।